नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका नमस्ते बिहार में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन में सबसे पहले बात उस सियासी सस्पेंस की जो अब तक खत्म नहीं हो पाया है। हम बात कर रहे हैं आरसीपी सिंह की, जिनके नाम को लेकर अब तक संशय बरकरार है। सियासी हलचल लगातार तेज है और इसी बीच बीती देर शाम केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत चली। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। सीएम आवास से बाहर आने के दौरान आरसीपी सिंह मीडिया से बात किए बिना ही चले गए। दरअसल जेडीयू ने राज्यसभा के लिए उम्मीदवार के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया है और आरसीपी सिंह के नाम को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं बिहार की सियासत को लेकर। कल देर शाम सीएम नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई और इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मौजूद रहे। लेकिन अभी भी सवाल यही कि आखिर जेडीयू की ओर से कोई आधिकारिक बयान क्यों नहीं दिया जा रहा है आरसीपी सिंह को लेकर, कि क्या अभी भी आरसीपी सिंह के नाम को लेकर संशय बरकरार है। इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आनंद, देखिए, पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच कल करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई, तो क्या अब ये माना जाए कि जो आरसीपी सिंह को लेकर जो पेच फंस रहा था धीरे धीरे अब वो सुलझ रहा है? क्योंकि आरसीपी सिंह ने भी दिल्ली में बयान दिया था कि उनके और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक है। नहीं, देखिए, सूत्र जो बता रहे हैं वो मामला सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। जो परिस्थितियां हैं, भले ही बंद कमरे में 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक मुलाकात दोनों नेताओं को हुई और वो भी तब जब नॉमिनेशन में मात्र 4 दिन बचे हुए हैं और 31 तारीख तक नामांकन कर देना है, लेकिन अभी तक की स्थिति साफ नहीं हुई। सूत्र बताते हैं कि मामला फंसा हुआ है। अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है, क्योंकि कल 2 महत्वपूर्ण बातें हुई। पहली बात ये हुई कि रामचंद्र सिंह, जो आरसीपी सिंह है, 5:45 के आसपास सीएम हाउस पहुंचते हैं और 6:15 बजे तक बंद कमरे में उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होती है और ठीक आधे घंटे के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, जिनसे आरसीपी सिंह की तकरार काफी मानी जाती है और माना जाता है कि जेडीयू में 2 गुट बटा हुआ, एक गुट ललन सिंह का और एक गुट राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का और आरसीपी सिंह का। और आधे घंटे के बाद ललन सिंह पहुंचा और उसके बाद फिर तीनों में बातचीत होती है। जो सूत्र बताते हैं कि मामला आरसीपी सिंह के लिए इतना आसान नहीं है, मामला अभी भी फंसा हुआ है और तस्वीर तभी साफ होगी जब इसकी घोषणा होगी कि भाई जेडीयू की तरफ से राज्यसभा कौन जाता है कल। क्योंकि जब मुलाकात के बाद जब आरसीपी सिंह बाहर निकल रहे थे तो अपने गाड़ी में अकेले थे वो, और उसके कुछ देर के बाद नीतीश कुमार और ललन सिंह एक गाड़ी में गए और जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज दिखी आरसीपी सिंह की, वो लगातार सवाल हम लोग पूछते रहे लेकिन उनके चेहरे पे खामोशी दिख रही थी और वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, आज के दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है जेडीयू के लिए और उम्मीद जताई जा रही है कि देर शाम तक आज जेडीयू अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है और आरसीपी सिंह होंगे कि नहीं होंगे इस पर। बिल्कुल आनंद, एक सवाल ये भी है कि जब तमाम नेताओं ने नीतीश कुमार को फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया है, तो आखिर फैसला लेने में इतनी देर क्यों हो रही है? देखिए, एक बात होती है कि जब भी किसी को उम्मीदवार बनाया जाता है या भी कभी उसके टिकट काटा जाता है तो एक बार उससे मुख्यमंत्री मुलाकात जरूर करते हैं और चूंकि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री हैं और जेडीयू में काफी बड़े पद पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो एक बार उनसे मुलाकात नीतीश कुमार की होनी थी और लगातार नीतीश कुमार से मुलाकात का वक्त मांग रहे थे और मुलाकात का वक्त नीतीश कुमार ने दिया और आरसीपी सिंह ने अपनी बात कही होगी और मुख्यमंत्री को भी क्या आरसीपी सिंह से कहना होगा, उन्होंने अपनी बात कही होगी। मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आजकल अभी संशय की स्थिति बनी हुई है, तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं हुई है। आज किसी भी वक्त जो जानकारी मिल रही है, जेडीयू अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर सकता है, जिसकी संभावना ज्यादा बताई जा रही है और यही वजह है कि आज का दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि जिस तरीके से बॉडी लैंग्वेज आरसीपी सिंह का कल के पहले दिखा था, कल उनका बॉडी लैंग्वेज पूरी तरीके से बदला हुआ था और खासकर जब मैंने आपको बताया कि जब मुलाकात 1 घंटे से ज्यादा वक्त चली और जब बाहर निकले तो आरसीपी सिंह अकेले अब एक गाड़ी में थे और ठीक उसके बाद ललन सिंह और नीतीश कुमार एक गाड़ी से रवाना हुआ और दोनों के चेहरे की मुस्कान कुछ और थी और आरसीपी सिंह के चेहरे का जो भाव था कुछ और दिख रहा था। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आरसीपी सिंह की मुलाकात काफी दिनों से नीतीश कुमार से नहीं हो रही थी और इसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे। तो अब जब जेडीयू को अपने उम्मीदवार की घोषणा करनी, उसके पहले आरसीपी सिंह का मुलाकात हो सकता है कि
आरसीपी सिंह के पक्ष में भी जाए और विपक्ष में भी जाए। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार को अधिकृत कर दिया गया है और उन्हीं को ही फैसला करना था, तो नीतीश कुमार को जब फैसला करना था उसके पहले नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह की मुलाकात। आनंद, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह का बॉडी लैंग्वेज अलग था, उसके अलावा अगर हम नीतीश कुमार और ललन सिंह के बॉडी लैंग्वेज की बात करें या फिर चेहरे के भाव की बात करें तो वो बिल्कुल अलग था। तो क्या माना जाए, इसके मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, कई बार हम लोग बॉडी लैंग्वेज से भी बहुत सारी बातें निकालते हैं और कई बार आपने देखा होगा कि जब आरसीपी सिंह दिल्ली से पटना आ रहे थे और उन्होंने पत्रकारों से जिस तरीके से सवालों पर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तो कई तरह का अर्थ लगाया जा रहा था कि सब बात बन गई। और उन्होंने जिस तरीके से कहा था कि नीतीश कुमार से मेरा काफी पुराना संबंध है, ललन से काफी पुराना संबंध है और आप लोग चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे मंत्री नीतीश कुमार ने बनाया था। लेकिन कल बंद कमरे में 1 घंटे मुलाकात, अगर मुलाकात सकारात्मक रहती तो जब आरसीपी सिंह बाहर निकल रहे थे और लगातार मैंने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, उनकी गाड़ी रुकी भी नहीं। इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि आरसीपी सिंह कभी जा रहे हो कहीं और पत्रकारों ने उन्हें रोका तो वो बिना कुछ बोले गए। वो नमस्कार भी करते थे और कुछ नहीं, बाद में बताऊंगा ऐसा कह के निकल जाते थे। लेकिन कल जिस तरीके से तेजी से उनकी गाड़ी निकली, उससे कई तरह के संकेत मिल रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बंद कमरे में मुलाकात और आधा घंटे के बाद ललन सिंह का भी वहां पहुंचना और मुलाकात करना कई अर्थ देता है। लेकिन बेहद बिल्कुल, चलिए आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और उधर राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने एक बार फिर से एमवाई समीकरण पर ही भरोसा दिखाया है। साथ ही पार्टी परिवारवाद से भी ऊपर नहीं उठ पाई। आरजेडी ने मिसा भारती और फयाज अहमद को टिकट दिया है और दोनों आज नामांकन कर सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। लंबे वक्त के बाद पटना पहुंचे लालू यादव। पटना पहुंचने के 20 घंटे के भीतर राज्यसभा उम्मीदवार का सारा पेच सुलझा दिया और इन 2 नामों पर अपनी मुहर लगा दी। पहला नाम बेटी मिसा भारती और दूसरा नाम फैयाज अहमद का निकलकर सामने आया है। मतलब साफ है कि आरजेडी ने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम फाइनल करते वक्त इस बार माई समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। आरजेडी के इस फैसले के बाद तेजस्वी के A to Z के दावे पर सवाल उठना लाजमी है। 2 सीटों पर एक मिसा भारती जी का टिकट कंफर्म हुआ, वो यादव जाति से आती हैं, दूसरा फैयाज अहमद जी आ गए, ये अल्पसंख्यक आते हैं। तो MY समीकरण पर ही क्या राजद को आगे बढ़ना है, ये तेजस्वी जी को साफ करना पड़ेगा। ये देखिए, ये MY समीकरण से ऊपर उठ नहीं सकते। जिनको मालूम है कि हमारा जो वोट बैंक है, जिसको इस समझते हैं वोट बैंक, MY, उस समीकरण से आगे नहीं भाग सकते। और साथ में A to Z की भी बात करते हैं तो ये लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ A to Z सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों को आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सदन भेजा है, चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो। इसलिए हमारे यहाँ ये सब नहीं देखा जाता है। इन 2 नामों में एक नाम मिसा भारती लालू की बड़ी बेटी है और वो पहले से राज्यसभा की सांसद है। लेकिन जिन फैयाज अहमद का नाम फाइनल किया गया है, उन फैयाज अहमद के बारे में जान लीजिए। फैयाज अहमद मधुबनी के बिस्फी से विधायक रह चुके हैं। बिस्फी विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके हैं। 2020 में बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल ने हराया था। फैयाज अहमद समृद्ध परिवार से आते हैं। तकरीबन 12 करोड़ की चल अचल संपत्ति के मालिक हैं। मधुबनी के मेडिकल और बीएड कॉलेज है। कई शैक्षणिक संस्थानों का भी संचालन करते हैं। उम्मीद है कि शुक्रवार को मिसा भारती और फैयाज अहमद नॉमिनेशन भी कर सकते हैं, जिसके लिए फॉर्म भी ले लिया गया है। पटना से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और वहीं लंदन सेमिनार में भाग लेने के बाद पटना लौटे तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है और बार बार छापेमारी कर तंग किया जा रहा है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि वे बचपन से छापेमारी देखते आ रहे हैं, लेकिन असली छापा तो चुनाव में जनता ने मारा था। जांच एजेंसियां जो हैं, ईडी है, इनकम टैक्स है, इनका उपयोग जो है नाजायज तरीके से किया जा रहा है। अब हम लोग अपना छापा पड़ेगा। ये काम वही लोग करते हैं जो डरपोक होते हैं और कायर होते हैं। मारने दीजिए छापा। छापा से क्या होता है?
बिहार की जनता ने तो ऐसा छापा मारा था कि बेईमानी करने पे आगे वो लोग। और बिहार के सबसे बड़े घोटाले सृजन घोटाले में ईडी ने एक बार फिर से कार्रवाई करते हुए 20 से ज्यादा जगहों पर आरोपियों की संपत्ति अटैच की। ईडी की टीम ने घोटाले के मुख्य आरोपी अमित कुमार और उसकी पत्नी रजनी प्रिया के साथ कई और आरोपियों की संपत्ति पर अटैचमेंट का नोटिस चिपकाया। जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है वो करोड़ों की बताई जा रही हैं। ईडी की टीम ने सबौर के रजंदीपुर के अलावा भागलपुर के अंगबिहार अपार्टमेंट, इंजीनियरिंग कॉलेज के पास एक मकान के अलावा कई प्लॉट को सील किया और नोटिस चिपकाया गया। और बेगूसराय में पत्रकार सुभाष कुमार हत्याकांड में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने अपराधी रोशन कुमार, पीयूष कुमार और नितेश कुमार के घर पर इश्तिहार चिपकाया है। साथ ही ढोल बजाकर 24 घंटे में सरेंडर का अल्टीमेटम दिया गया। अगर अपराधियों ने सरेंडर नहीं किया तो कुर्की की कार्रवाई के साथ उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया जाएगा। 20 मई को परिहारा थाना क्षेत्र के साखो गांव में अपराधियों ने पत्रकार सुभाष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस मामले में अब तक बबुल कुमार नामक अपराधी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। तो वहीं साखो गांव के नितेश कुमार और खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के रानी सकरपुरा निवासी नामजद आरोपी रोशन कुमार और पीयूष कुमार अभी भी फरार चल रहे हैं। और गया में जहरीली शराब से 4 की मौत मामले में पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 3 ने खुद भी शराब पी थी, जिनका पुलिस कस्टडी में इलाज फिलहाल जारी है। मंगलवार को आमस थाना क्षेत्र के पथरा गांव में 4 लोगों की संदिग्ध स्थिति में मौत हुई थी। एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में पता चला है कि दिल्ली से एक ट्रक में स्पिरिट लाया गया था जिससे शराब बनाई गई थी और इसी शराब को पीने से सभी की तबीयत खराब हुई थी। जिस ट्रक से स्पिरिट लाई गई थी उसकी पहचान फिलहाल कर ली गई है। हालांकि एसएसपी ने यह भी कहा कि शराब से मौत की पुष्टि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। और वहीं नारकोटिक्स विभाग ने पटना से 1 करोड़ से ज्यादा की हेरोइन बरामद की है और 2 तस्करों को यहां पर गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी अगमकुआं थाना क्षेत्र के रिहायशी इलाके में की गई। विभाग के मुताबिक ये इंटर स्टेट गिरोह है जो कई राज्यों में ड्रग्स की सप्लाई करता है। छापेमारी में 620 ग्राम हेरोइन और दूसरे नशीले पदार्थ मिले हैं। पकड़े गए तस्करों में बबलू डेंजर भी शामिल है। हम लोगों ने 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। इसमें से पटना में कुख्यात तस्कर बबलू डेंजर के नाम से मशहूर एक तस्कर को हम लोगों ने सफलता हासिल की है, जिसे कि गाजीपुर निवासी एक प्रमोद थे, वो आकर के उसको हेरोइन दे रहे थे। उस दौरान हम लोगों ने इसको। और देखिए न्यूज 18 पर जमुई की 10 साल की दिव्यांग बच्ची सीमा का एक पैर पर पढ़ने के जज्बे के साथ स्कूल जाने वाली खबर का बेहद बड़ा असर हुआ है। सीमा के टोले महादलित बस्ती को सुंदर बनाने और उसके गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए शिविर का आयोजन हुआ। जिस स्कूल में दिव्यांग पढ़ती है उसी में जिला प्रशासन ने कैंप लगवाया, जहां डीएम समेत कई अधिकारी पहुंचे। इस कैंप में फतेहपुर गांव के लोगों का स्वास्थ्य जांच हुआ। आवास, राशन समेत सभी सरकारी योजनाओं के लिए लोगों का आवेदन लेते हुए लाभ दिया गया। डीएम के मुताबिक सभी को 1 हफ्ते के अंदर लाभ दिया जाएगा। जमुई जिले की दिव्यांग सीमा की खबर न्यूज 18 पर चलाए जाने के बाद लगातार असर जारी है और देख सकते हैं कि सीमा जिस स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल में कैंप लगाया गया है। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी और यहाँ पर विभाग के लोग पहुँचे हैं और उस गांव के लोग, जो सीमा के गांव के लोग, जो फतेहपुर गांव के लोग हैं, उनको लाभ की सरकारी योजना का लाभ दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि एक दिव्यांग बच्चा था उस गांव की, उसको व्हील चेयर दिया गया है, यहाँ पर ट्राईसाइकिल दिया गया है। देख सकते हैं व्हील चेयर है और डीएम भी है यहाँ पर मौजूद और यहाँ तमाम अधिकारी मौजूद हैं। सीमा के उस स्कूल में कैंप लगा है जहाँ पर पढ़ती है दिव्यांग बच्ची, जो स्कूल आने के लिए जो जज्बा दिखाई थी उसकी खबर चलने के बाद असर हुआ है। क्या सोचकर आप लोगों को कैंप लगाना पड़ा और सीमा के जज्बे को क्या कहेंगे आप? क्या ये सीमा को ही ये दिया गया है सम्मान में? देखिए, कल
हम लोगों ने गांव का भ्रमण किया था और सीमा से मुलाकात करने के बाद जो सीमा का उत्साह था, जज्बा था, उसको देखने के बाद हम लोगों ने निर्णय लिया कि गांव में हम लोग एक विकास कैंप लगाएंगे और उसी कड़ी में आज ही जो है हम लोगों ने विकास कैंप का आयोजन किया है। और आप देख रहे हैं कि जितने भी सरकार के विभाग हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, ICDS हो, आवास योजना से है, मनरेगा से है, सभी कल्याणकारी विभागों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं और कैंप में काफ़ी संख्या में भीड़ है। लोगों का उत्साह देखते हुए बन रहा है। डीएम है और सीधे तौर पर इनका कहना है कि इस गांव में जो कैंप लगा है और सीमा के जज्बे को देखते हुए उसके तहत जितने भी आवेदन लिए गए हैं 7 दिनों के अंदर सारी योजनाओं को लाभ दे दी जाएगी लाभुकों की, गांव वालों को। कह सकते हैं कि सीमा के जज्बे को जहां पर एक तरफ से लोग सैल्यूट कर ही रहा है, वहीं सीमा के जज्बे के कारण उस गांव की तस्वीर भी बदल रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन की टीम, पूरी टीम यहाँ पर इस गांव में आकर और उस स्कूल में आकर लगी हुई है और यहाँ पर काम किया जा रहा है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। वही देखिए, मंत्री सुमित कुमार सिंह भी सीमा से मिलने पहुंचे और सीमा के साथ ऐसे सभी बच्चों की मदद करने की बात कही जिन्हें जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सीमा जल्द ही अपने दोनों पैरों से स्कूल जाएगी। इसके लिए उसका आर्टिफिशियल पैर बनवाने के लिए उसे पटना ले जाया जाएगा। इस तरह के जो भी बच्चे हैं जिनके हाथ पांव नहीं हैं, वो भी हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। जहां तक हो सकता है हम लोग किसी न किसी माध्यम से उनके हाथ पांव को मतलब ठीक करने में हम लोग सहयोग करेंगे। ओरिजिनल तो नहीं लग सकता, लेकिन जो कृत्रिम हाथ पांव होते हैं उसको लगवाने हम लोग जरूर सहयोग करेंगे। और भाभा रिसर्च सेंटर की टीम अरवल के खभैनी गांव पहुंची और गांव के लोगों की कैंसर से हो रही मौत के मामले की जांच की। गांव में एक साल में 10 से ज्यादा लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है। रिसर्च टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम भी मौजूद रही और इस दौरान करीब 200 लोगों की स्क्रीनिंग की गई। गांव से पानी का सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसमें आर्सेनिक की ज्यादा मात्रा मिली है। अब इस पूरे मामले में बड़े पैमाने पर जांच की जाएगी। तो यही पता चला कि कुछ ब्लड के कैंसर के हैं, कुछ लंग के कैंसर के हैं। डिटेल में तो कोई परिजन नहीं की बात नहीं। विशेष हमारे भाभा एटॉमिक के डॉक्टर आए हुए हैं, उनसे आप इसकी टिप्पणी ले सकते हैं। घुसखोरी के आरोप में सुपौल के त्रिवेणीगंज की वीडियो आशा कुमारी की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। आशा कुमारी का इस सभी पूरे घटनाक्रम पर कहना है कि पूर्व मुखिया पति से उनका घरेलू संबंध है। पूर्व मुखिया पति ने मेरा ही पैसा लौटाया था, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। तुम्हें करो हम नहीं देंगे उनको। ये नहीं है, वो जो गुड़िया के जो पूर्व मुखिया पति हैं, उनसे मेरा घरेलू संबंध है, घर आना जाना रहता है। तो कुछ उन्होंने कुछ पैसा मुझसे लिया था, जो वहाँ पे मेरे चैम्बर में आना जाना रहता है। उनका मजाकिया लहजे में बात भी कर रहे हैं, उसी दौरान उन्होंने मुझे पैसा लौटा दिया। मुझे मैं उनसे पैसा दिख रहा है कि पैसा ले रही है गलत तरीके से, तो मेरा अपना पैसा था जो उन्होंने लौटाया और किसी ने इसी दरमियान उसका गलत यूज़ करके पता नहीं कैसे उसका वीडियो बना लिया। और ये बहुत पुराना मामला है, मैं देखी तो मुझे लग रहा है 1.5-2 साल पुराना मामला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।